गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में। आज 24 अक्टूबर 2023 है, तो चलिए हमारे इस सेशन में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को हैप्पी दशहरा, विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो दिन है ये मार्क करता है भगवान राम की विक्ट्री को ओवर रावण। ये दिखाता है कि अगर आप सही हैं तो आप कितने ही परेशान क्यों ना हो जाएं, लेकिन एंड ऑफ द डे आपकी विक्ट्री तय है। तो मैं होप करता हूं कि जो दशहरा है, यहां पर जो भगवान राम की विक्ट्री हुई, इससे आप एक सेंस ऑफ होप अवेल करेंगे कि आप अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ेंगे। और अगर आप सही रास्ते पर हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको सक्सेस यानी कि विक्ट्री जरूर मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर एक कोटेशन आपके लिए है, इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ एंड हैव डेडिकेशन एंड प्राइड एंड नेवर क्विट यू विल बी अ विनर। ये बिल्कुल एक मैसेज है जो दशहरा भी आपको देता है कि अगर आपको खुद में भरोसा है, आप डेडिकेटेड हैं और मेहनत कर रहे हैं, क्विट नहीं करते हैं, तो आप विनर होंगे और आपको सक्सेस जरूर मिलेगी आपके यूपीएससी के एग्जामिनेशन में भी। आज हमें बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं जो कि अलग अलग सोर्सेस से हैं, क्योंकि आज तो द हिंदू पब्लिश हुआ नहीं है, लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस इज हियर। इसमें यहाँ पर फंडामेंटली बताया गया है कि जो इजराइल है वो प्लान कर रहा है ग्राउंड अटैक। 3 सर्कल से वो ये अटैक करेगा और उनका टारगेट होगा कि वो हमास को वाइप आउट कर दें। तो ये तो हेडलाइंस हैं इंडियन एक्सप्रेस की। तो अलग अलग सोर्सेस से जो हमने आर्टिकल्स कैटर किए हैं, चलिए उन पर चर्चा करते हैं। हमारा जो पहला आर्टिकल है वो प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के बारे में है, यानी कि पीएम अजय। जो अचीवमेंट रही पीएम अजय योजना की 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में, उसमें टोटल 1260 विलेजेस यानी कि गांवों को आदर्श ग्राम डिक्लेयर किया गया है। अच्छी बात है ये, लेकिन समझना होगा कि ये जो अच्छी बात है इसमें अच्छा क्या है, और इसके लिए जानना होगा कि पीएम अजय में एग्जैक्टली है क्या। तो जो पीएम अजय स्कीम है गवर्नमेंट की, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होने का साफ मतलब है कि यहाँ पे कुछ पैसा केंद्र सरकार देगी और कुछ पैसा राज्यों को अपनी ओर से लगाना होगा। एक्चुअली में इसके पहले जो 3 स्कीम्स थी उन्हें क्लब करके पीएम अजय में कन्वर्ट कर दिया गया। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना पहला, दूसरा स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान, और तीसरा बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें अभी करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव इस पूरी स्कीम का ये था कि हम पॉवर्टी को शेड्यूल कास्ट के लोगों में कम करें, उनके लिए एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया जाए, स्किल डेवलपमेंट किया जाए और इनकम जनरेशन के मीन्स उनको प्रोवाइड करवाए जाए। एससी डोमिनेटेड जो विलेजेस हैं वहां का इंफ्रा और बेहतर और साउंड किया जाए। तो चलिए देखते हैं कि ये 3 स्कीम्स जिनको मर्ज करके प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना तैयार की गई थी वो एग्जैक्टली हैं क्या। पहला, डेवलपमेंट ऑफ एससी डोमिनेटेड विलेज, जिन्हें हम कहते हैं आदर्श ग्राम। अगर कोई भी ऐसा गांव है जहां पर 50% से ज्यादा पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट की है, तो उसे आदर्श ग्राम के लिए चुना जा सकता है। इस स्कीम की शुरुआत वैसे तो 2009 में की गई थी, लेकिन इसने काफी हाइप पकड़ा प्रेजेंट गवर्नमेंट के टेन्योर में भी। तो जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है एससी मेजोरिटी विलेजेस की, वहां पर बढ़िया इंफ्रा हो, अच्छी अच्छी सड़कें हों, हैंडपंप्स हों, इरिगेशन की फैसिलिटीज हों, उसे इंप्रूव करने का प्रयास किया जाता है। एससी और जो नॉन एससी पॉपुलेशन है उनके बीच के गैप को कम किया जाए, और जो बिलो पॉवर्टी लाइन एससी फैमिलीज हैं उनको लाइवलीहुड की सिक्योरिटी ग्रांट की जाए। एट द सेम टाइम जो सेकेंडरी एजुकेशन है बच्चों को वो प्रोवाइड करवाई जाए, मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी को रिड्यूस किया जाए। ये सारा जो आदर्श ग्राम है उसमें काम किया जाता है। दूसरा जो स्कीम का पार्ट है दैट इज ग्रांट इन एड फॉर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल प्रोजेक्ट। यहां पर देखिए अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया जाता है कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनके पास सस्टेनेबल इनकम हो, अच्छा सोशल एडवांसमेंट वो अवेल कर सकें। जो प्रोजेक्ट है इसमें फंडामेंटली लाइवलीहुड इनिशिएटिव को इनकलकेट किया जाता है, मतलब आप उन्हें ऐसे स्किल दे दो कि उन्हें जॉब वगैरह मिल जाए, जो कि सबसे बड़ा क्राइसिस रहता है इस कम्युनिटी के लोगों के लिए। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन तो किसी एसेट का नहीं दिया जाता कि किसी को हमने ट्रैक्टर गिफ्ट कर दिया, लेकिन हाँ फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है, जो कि या तो 50,000 तक हो सकता है या 50% तक हो सकता है किसी भी एसेट के लिए। आप कुछ खरीदना चाहते हो, कोई व्हीकल या कुछ भी और, जिससे आपको जॉब का एक रिप्लेसमेंट मिल जाए, तो गवर्नमेंट आपको उसमें हेल्प कर देगी। और इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और स्कूल्स जो कि अच्छे लेवल के हैं सेंट्रल स्टेट यूनियन लेवल पे, वहां पर जो टॉप रैंक इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें हॉस्टल्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाएंगे उन बच्चों को जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ताकि वो अच्छी एजुकेशन अवेल कर सकें ना।
यहां पर देखिए इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी हैं इसी स्कीम के तहत, जो कि विमेन से एसोसिएटेड हैं, बाकी भी हैं। जैसे कि जो भी पैसा यहाँ पे एलोकेट किया जाएगा वो 15% खर्च किया जाएगा एससी विमेन के डेवलपमेंट के लिए, 30% जो टोटल ग्रांट होगा उससे बनाया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, और 10% फंड का इस्तेमाल होगा स्किल डेवलपमेंट में। जो ये पूरा स्कीम है ये शेड्यूल कास्ट वुमेन को प्रमोट करने का भी प्रयास करता है। तो ये तो पूरा हमने पीएम अजय के बारे में डिस्कस कर लिया। देखते हैं अपना अगला आर्टिकल। जो हमारा अगला आर्टिकल है यहाँ पे वो आरबीआई के डॉलर रुपी स्वैप के बारे में है। अप्रैल 2022 में आरबीआई ने एक कांड किया था। वो कांड आरबीआई ने क्यों किया था और अभी वो उसे रिवर्स कर रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। उसकी जरूरत क्यों पड़ी थी उसे भी समझेंगे। यहां पर देखिए बैंक्स को डॉलर की लिक्विडिटी दी गई थी 2022 के अप्रैल में, यानी कि अराउंड एक साल पहले आरबीआई के द्वारा। इस पूरे लिक्विडिटी ऑप्शन को अब आरबीआई कर रही है विड्रॉ। इसे कहा गया था डॉलर रुपी स्वैप। उसकी मेच्योरिटी कंप्लीट हो गई है और ये डॉलर रुपी स्वैप $5 बिलियन का था। अब ये क्या था, लेट मी टेल यू, थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए होता है कई बार क्या कि मार्केट में रुपी हो जाता है ज्यादा। जब मार्केट में रुपी ज्यादा हो जाएगा तो इसके दो डायरेक्ट इंपैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। मतलब लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा है तो सबसे पहले तो मार्केट में आ जाएगा इन्फ्लेशन। आरबीआई के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का पार्ट होते हुए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे, और इन्फ्लेशन उनको इन जनरल रखना होता है 2 से 6% के बीच में। इसी 2 से 6% के बीच में उनको मेंटेन करना होता है, लेकिन कई बार वो मेंटेन कर नहीं पाते। तो अगर मार्केट में पैसा यानी कि रुपी ज्यादा है तो सबसे पहले तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा जो रुपी की वैल्यू है ना वो डॉलर के रेस्पेक्ट में कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि देखो दो चीज ज्यादा होती है उसकी वैल्यू गिर जाती है, आप लोगों को पता है। तो अगर रुपी मार्केट में ज्यादा है तो रुपी की वैल्यू गिरेगी डॉलर के रेस्पेक्ट में। अब इन दोनों समस्याओं का निदान करना था। इन दोनों समस्याओं का निदान एक झटके में हो जाएगा अगर आरबीआई मार्केट में से रुपी को खींच ले। और रुपी को खींचने के लिए देखो अगर खाली इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो आप दूसरे तरीके इस्तेमाल कर सकते हो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड ऑल, जो बाकी के टूल्स हैं, एसएलआर वगैरह, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन यहां पर जो मामला है ना वो ये है कि आपको डॉलर के रिस्पेक्ट में चीजों को मैनेज करना है, क्योंकि रुपी की वैल्यू भी गिर रही है। तो जब आप डॉलर का इस्तेमाल करते हो मार्केट में रुपी को कम या ज्यादा करने के लिए, तो वहां पे रुपी डॉलर स्वैप का मामला आ जाता है। अब यहां पर आरबीआई ने क्या बोला, आरबीआई ने बैंक लोगों से यह बोला था अप्रैल 2022 में कि हम आपको दे देते हैं डॉलर और उसके बदले में आप हमको दे दो रुपी। ठीक है, तो बैंक के पास जो खूब सारा रुपया था वो आरबीआई ने अपने पास ले लिया और उसके बदले में उन्होंने बैंक्स को दे दिया डॉलर। उन्होंने बोला था कि हम $5 बिलियन मार्केट में रिलीज करेंगे और उसके बदले में बैंक से हम रुपया ले लेंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो मार्केट में जो रुपया है उसकी कमी आ जाएगी, मतलब इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगा और रुपये की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब रुपये कम हो जाएगा और डॉलर मार्केट में ज्यादा हो जाएगा। तो एक झटके में दोनों प्रॉब्लम रिजॉल्व होने वाली थी और यही काम आरबीआई ने अप्रैल 2022 में किया था। अब चूंकि आरबीआई ने डॉलर के बदले में रुपी लिया तो इसे कहा जाता है स्वैप, यानी कि अदला बदली। यही स्वैप बोला गया था कि बाद में आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो अब एक साल से ज्यादा का समय जो डिसाइड किया गया था वो पूरा हो गया। इसमें ऑक्शन वगैरह होता है कि कौन लेगा, सभी लोगों को डॉलर चाहिए होता है। तो यहाँ पे $5 बिलियन का उन्होंने ऑक्शन अनाउंस किया था और ऑक्शन में जो बोली लगी थी, जो डिमांड की गई थी, वो बैंक्स के द्वारा $13 बिलियन की डिमांड की गई थी। हालांकि आरबीआई ने दिया नहीं, दिया केवल $5 बिलियन ही। लेकिन अब आरबीआई क्या बोल रही है कि जो डॉलर हमने आपको दिया था आप हमारा रिटर्न करो। बोले क्यों, बोले क्यों, इसलिए क्योंकि अब जो मार्केट है वो स्टेबलाइज्ड है और मार्केट में अब रुपया ज्यादा नहीं है। तो अब जो हमारी आपकी बातचीत थी उसको क्लियर करो, अब हमारा डॉलर वापस करो, अपना रुपया ले लो। अब मान लो बैंक्स के पास डॉलर है नहीं तो क्या, तो वो ओवरनाइट स्वैप मार्केट जो इंडेक्स होता है जिसमें चेंज करने का मतलब आप रुपए देके डॉलर ले सकते हो आरबीआई से भी, तो उसका जो रेट है आप उसका इस्तेमाल करो, डॉलर इकट्ठा करो और आरबीआई या बाकी के एंटिटीज से जहां से भी मार्केट से आप डॉलर ले सकते हो लो और आरबीआई को रिटर्न करो। ठीक है, तो यहां पर यही ऑप्शन अब बैंक्स के पास रह गया है। अब यहां पर जो बैंक्स हैं वो लोअर इंटरेस्ट रेट पर भी रुपी को देकर डॉलर लेने को तैयार हैं। मतलब आप जिससे भी डॉलर लोगे उसके बदले में रुपए दोगे। ठीक है, अब यहां पर जो बैंक्स हैं वो कम इंटरेस्ट रेट पर अपना पैसा रिलीज कर रहे हैं ताकि उन्हें डॉलर मिल जाए। ये प्रॉब्लम अब बैंक फेस कर रहे हैं, हालांकि प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म है, जल्दी ही हैंडल कर ली जाएगी। ये कोई सिग्निफिकेंट डिसरप्शन नहीं है, होता रहता है।
अब यहां पर देखिए कि ये पूरा क्या था, ये फॉरेक्स टूल है करेंसी एक्सचेंज को स्टेबलाइज करने के लिए, जिसमें आरबीआई डॉलर्स को खरीदती या बेचती है। तो ये किया गया था अभी 1 साल पहले $5 बिलियन का, वो मैंने आपको बता दिया, ताकि मार्केट में जो रुपये की लिक्विडिटी है उसे बढ़ाया अथवा घटाया जा सके। तो ये तो पूरा मामला आपने डॉलर रुपी स्वैप ऑक्शन का देख लिया। हमारा जो अगला आर्टिकल है यहाँ पे, वो बताता है कि वैसे तो दुनिया की इकोनॉमी की हालत है खराब, लेकिन इंडिया फिर भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा 2023-24 में। इसके पीछे क्या रीजंस हैं? देखिए, ग्लोबल लेवल पे तो सिचुएशन बड़ी खस्ता हालत में है। मतलब पूरी दुनिया की जो हालत है वो इस समय हुई है खराब, और ये बात सच्चाई है। लेकिन इंडिया ठीक ठाक चल रहा है। अब दुनिया की हालत कैसे पतली हो रखी है वो मैं आपको बताता हूं। पर्शियन गल्फ इस समय अगर आप देखो तो क्रूड ऑयल क्राइसिस के फ्लक्चुएशंस फेस करेगा। वहां पे हमास और इजराइल आपस में भिड़े हुए हैं। एट द सेम टाइम ईरान का डायमेंशन तो हमेशा ही बना रहता है। हाउती रेबल्स ने बवाल मचाया ही हुआ है। तो ये सब तो पर्शियन गल्फ के रीजन में चल ही रहा है। एट द सेम टाइम जो यूएस ट्रेजरी की सप्लाई है वो कॉन्टिन्यूअस रहेगी, और जो यूएस मॉनेटरी पॉलिसी है वो भी टाइट हो रही है। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये होता है कि जब आपकी करेंसी मार्केट में ज्यादा होती है तो आप उस करेंसी को मार्केट में से कम करने की कोशिश करते हो, और ऐसा करने के लिए जो बैंक्स होते हैं वो हाई इंटरेस्ट रेट अलाउ करते हैं। तो अपना इंटरेस्ट रेट जब वो बढ़ा देते हैं तो लोग जाके करेंसी को बैंक में जमा करना शुरू कर देते हैं। दैट्स टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, जब आप मार्केट में से पैसा निकालना शुरू कर देते हो। यूएस का जो स्टॉक मार्केट है वो डाउनसाइड रिस्क फेस कर रहा है, जिसका इंपैक्ट बाकी देशों के ऊपर ऑफ कोर्स पड़ ही जाता है। जियोपॉलिटिकल कंडीशंस बहुत अच्छी तो नहीं है। एक और रशिया और यूक्रेन भिड़े हुए हैं, और चाइना की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो बड़ी एग्रेसिव रहती हैं। तो पूरी दुनिया की हालत खराब है अगर आप देखो तो ओवरऑल मैक्रो लेवल पे भी। लेकिन इंडिया ठीक ठाक कंडीशन में चल रहा है। कैसे? कि इंडिया का जो फिस्कल ईयर 2023-24 का आउटलुक है वो अभी भी पॉजिटिव है, और इसके पीछे हमारे डोमेस्टिक फंडामेंटल्स हैं। लेकिन ग्लोबल लेवल पे जो हो रहा है देखो, उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा, हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इन इन इंटरनल लेवल पे हम ठीक ठाक कर रहे हैं। जैसे हमारा प्राइवेट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट ठीक है। अरे 140 करोड़ की आबादी है इंडिया की, हम जो बनाते हैं ना खुद ही खा जाते हैं, किसी को जरूरत ही नहीं पड़ती देने की, और इसीलिए हमारा काम चलता रहता है। और इंडिया के पास पैसा भी ठीक ठाक है, तो हम आपस में ही इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो प्राइवेट कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट विद इन इंडिया है वो ठीक ठाक चल रहा है। इंडस्ट्री कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन बढ़िया है, और रबी के सीजन के अच्छे जाने की पॉसिबिलिटी है। इंडिया का जो एक्सटर्नल अकाउंट है वो ठीक ठाक चल रहा है। ट्रेड डेफिसिट हमारा कम है। फॉरेक्स रिजर्व हमारा ठीक ठाक मेंटेन है। आरबीआई ने बाकी के जो भी फिगर्स हैं वो ऑप्टिमिस्टिक हैं, बता रहे हैं कि इंडिया अच्छा परफॉर्म करेगा। आईएमएफ ने भी इंडिया की ग्रोथ रेट को रिवाइज किया और बढ़ा दिया। ये बोला कि जहां पूरी दुनिया की ग्रोथ रेट नीचे जाने वाली है, इंडिया 6.3% की ग्रोथ रेट अवेल करेगा और ऊपर जाएगा। तो जो इंडिया के डोमेस्टिक फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रांग हैं, और वो दिखाते हैं कि दुनिया में भले ही अनसर्टेनिटीज हैं बट इंडिया इज गोइंग टू ग्रो। तो ये तो पूरा आर्टिकल रहा। हमारा अगला आर्टिकल अल्जाइमर डिसीज के बारे में है। हाल ही में एक स्टडी में एक लिंक स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है इंसानों के डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी के बीच में, जो अल्टीमेटली अल्जाइमर डिसीज को कॉज करता है। अब देखो, अल्जाइमर डिसीज जिसमें कई बार इंसान चीजों को भूलने लग जाता है, वो किस वजह से होता है ये पता नहीं है। इसे इन जनरल जेनेटिक माना जाता है, जो समय के साथ हो ही जाता है धीमे धीमे। लेकिन फिर भी एक लिंक स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि क्या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम लिंक्ड है अल्जाइमर डिसीज से। अल्जाइमर डिसीज का देखो कोई इलाज तो है नहीं, लेकिन 2030 तक ये भी बोला जा रहा है कि ये और ज्यादा वाइड स्प्रेड हो जाएगा। मिलियंस लोग इसके चपेट में आ जाएंगे, और इससे जो हेल्थ केयर एक्सपेंस है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जो अल्जाइमर डिसीज है ये एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जो हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है। जब ये ब्रेन को अफेक्ट करता है तो देखिए, एक बीमारी होती है जिसको डिमेंशिया बोलते हैं, उसमें इंसान चीजों को भूलने लग जाता है। डिमेंशिया का एक सबसे बड़ा कारण अल्जाइमर डिसीज ही होती है। अल्जाइमर डिसीज में किसी भी पर्सन की मेमोरी कम होने लग जाती है, जैसे कि डिमेंशिया में भी होती है। कॉग्निटिव डिक्लाइन यानी कि सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। बिहेवियर बदल जाता है, जो बोलने में इंसान अनकंफर्टेबल फील करने लग जाता है, डिफिकल्टी फेस करने लग जाता है, चीज़ों के सही या गलत का जजमेंट नहीं कर पाता, मूड स्विंग्स होते हैं, कन्फ्यूजन्स होती हैं। ये सारी चीज़ें अल्जाइमर में होती हैं। देखो, बड़ा पेनफुल होता है, दुख की बात होती है। जैसे अक्सर ये ऐसे लोगों को होता है जिनकी उम्र 65 ईयर्स के ऊपर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे किसी पर्सन के माता पिता हैं, जब वो अपने बच्चे को पहचान ही नहीं पाते, तो देखो एक बच्चे के लिए इससे पेनफुल क्या हो सकता है कि आप अपने माता पिता के सामने जा रहे हो और वो पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो,
क्योंकि वो आपको पहचान ही नहीं पा रहे हैं, वो अपने आसपास किसी को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो वो जो खराब कंडीशन होती है वो बड़ी हर्ट करने वाली होती है, बट ये बीमारी अफेक्ट तो करती है लोगों को। नाउ एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है कि क्यों होता है अल्जाइमर। इन जनरल 65 ईयर्स के ऊपर के जो लोग होते हैं उनको ये अफेक्ट करता है, बुजुर्गों को। जेनेटिक्स एक की रोल प्ले करता है, जहां पे जीन म्यूटेशन की वजह से रिस्क आ जाता है। देखो, एमेलॉइड बीटा और टाउ दो प्रोटीन होते हैं। ये प्रोटीन एक्चुअली में बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं ब्रेन में, और इसकी वजह से जो अल्जाइमर है वो थोड़ा बिगड़ जाता है। लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे कि हार्ट कोई डिसीज है, डायबिटीज, ओबेसिटी, स्मोकिंग, सीडेंट्री लाइफस्टाइल। सीडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब ये होता है कि कुछ लोग बहुत लंबे समय की सिटिंग लेते हैं। इन जनरल वो लोग जो ऑफिस जॉब्स वगैरह में जाते हैं, 6 घंटे से ज़्यादा की आप कंटिन्यूस सिटिंग ले रहे हो, और जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत कम है। मतलब कुछ लोग तो बिना काम के भी दिन दिन भर लेटे रहते हैं, सांप की तरह लेटे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो वो एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल है। यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले भी लोग कई बार ऐसा कर ही लेते हैं कि वो दिन दिन भर बैठे हैं, लेटे हुए हैं, पढ़ ही रहे हैं लेकिन लेटे हुए हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा। थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोल रहा इससे अल्जाइमर हो जाएगा, बट फिर भी फिजिकल एक्टिविटी तो सभी के लिए जरूरी है, स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए तो जरूरी है ही। बट दैट इज द मीनिंग ऑफ सीडेंट्री लाइफस्टाइल। ये भी एक कॉज बन जाता है अल्जाइमर डिसीज का। नाउ कॉग्निशन और न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह आप करवाते रहो तो इससे पता चलेगा कि मेंटल कैपेबिलिटी कितनी है। डायग्नोसिस ऐसे ही होता है। इमेजिंग टेक्निक होती है, एमआरआई और पीटी स्कैन्स होते हैं, बायोमार्कर टेस्ट होते हैं जिसमें देखते हैं कि ब्रेन में एमलॉइड वगैरह जम तो नहीं रहा है। ट्रीटमेंट की बात करें तो कोई क्योर तो है नहीं, मेडिसिन दी जाती हैं सपोर्टिव थेरेपीज के लिए, जो सिम्टम्स को टेम्परली तो कम कर देती हैं, हालांकि कोई परमानेंट सोल्यूशन ऑफकोर्स नहीं होता है। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो बिडेनोमिक्स के बारे में है। बिडेन की इकोनॉमिक्स, बिडेनोमिक्स। अब ऐसे आप नरेंद्र मोदी जी की इकोनॉमिक्स को मोदियोनॉमिक्स बोल सकते हो, हालांकि ऐसा कोई टर्म है नहीं, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। हाँ, बिडेनोमिक्स एक टर्म है जो हाल फिलहाल में काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हुआ है। 2024 काफी सिग्निफिकेंट ईयर होगा। क्यों? क्योंकि दुनिया के बहुत सारी की कंट्रीज में इलेक्शंस होने वाले हैं, और हो सकता है कई देशों में सरकारें बदल जाएंगी, कई देशों में वही सरकारें रहेंगी। ये इलेक्शन जैसे इंडिया में होने वाले हैं, रशिया में, यूके में, ईयू में और यूएस में। यहां पर जब सरकारें बदलती हैं तो इकोनॉमिक्स के ऊपर भी उसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ता है। ये वो देश हैं जो दुनिया के 52% जीडीपी कवर करते हैं, तो मतलब कि ग्लोबल इकोनॉमी में भी चेंज की पॉसिबिलिटी है। यूएसए के इलेक्शंस जहां पे प्रेसिडेंट बिडेन एक बार फिर से कंपीट करेंगे, उस पर सबकी निगाह रहती है, और इस बार भी है। यहीं पर बिडेनोमिक्स भी प्रोमिनेंट रहा। ये इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी है जो बिडेन ने फॉलो की। इसके पहले रीगनॉमिक्स हुआ करता था, जो रोनाल्ड रीगन ने ऑप्ट कर रखी थी इकोनॉमिक पॉलिसी, जहां पे उन्होंने टैक्सेस को कम कर दिया था और गवर्नमेंट इंटरवेंशन को भी रिड्यूस कर दिया था। उन्होंने इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करने की कोशिश की थी, जॉब को बढ़ाने की। तो बिडेनोमिक्स में बिडेन क्या कर रहे हैं? बिडेन ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया और वर्कर्स को एम्पावर करने की कोशिश की, ताकि उनके पास लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो। उन्होंने कंपटीशन को भी प्रमोट करने की कोशिश की और छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट किया। ये सारे काम बिडेन ने किया, और इसे ही बिडेनोमिक्स कहा जा रहा है। मैक्रो इंडिकेटर्स के बेसिस पे जीडीपी ग्रोथ अच्छी रही बिडेनोमिक्स की वजह से। एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ, और रियल इनकम लोगों की इंक्रीज हुई। हालांकि अगर आप ऐसा करते हो तो आप मार्केट में ज्यादा पैसा पंप करते हो, ज्यादा करेंसी पंप कर देते हो, जैसे डॉलर यूएस के केस में, तो इससे इन्फ्लेशन भी आया है। कुछ लोग बोलते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन थी कि इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी कम की जाएगी, वो उतनी हुई नहीं जितना कि बिडेन सोचते थे। बिडेनोमिक्स एक रिस्पॉन्स इस तरीके से भी रहा क्योंकि वो चाहते थे कि पैसा कुछ ही लोगों के हाथों में ना रहे, मतलब वहां पे जो वेल्थ है वो कुछ ही लोगों के हाथों में ना रहे। हालांकि क्रिटिक्स बोलते हैं कि इनका ये सिस्टम इनएफिशिएंट रहा है और करप्शन बढ़ता रहा है। पैरेलली उन्होंने छोटे बिजनेसेस को बढ़ावा देने के लिए उनको सब्सिडी दी, और जो सब्सिडी आप देते हो ना, तो फिर यहां पर आप एक विंडो खोल देते हो कि बाकी के देश भी आपको फॉलो करते हुए वैसा ही करें। बिडेनोमिक्स ने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और सब्सिडीज के ऊपर फोकस किया, लेकिन इससे जो गरीब देश हैं उनको नुकसान हुआ, क्योंकि आप अपनी कंट्री को फेवर, अपने जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको फेवर करने लग जाते हो। फर्दर ये अप्रोच इस वजह से भी रहा क्योंकि वो डिफेंड करना चाहते थे चाइना जैसी कंट्रीज से अपनी इकोनॉमी को, क्योंकि वहां पर तो वो लोग अपनी कंपनीज को भर भर के देते हैं इंटरनल सपोर्ट। तो बिडेनोमिक्स ने इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करने की कोशिश की, लेकिन वो कम नहीं कर पाए। एट द सेम टाइम जियोपॉलिटिकल लेवल पे वो चाइना जैसे देशों को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो पूरा मामला बिडेनोमिक्स के बारे में हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल देखते हैं। हमने देखा कि हाल फिलहाल में हिमालयन रीजन में काफी ज्यादा इकोलॉजिकल अपहेवल्स देखने को मिले, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। बारिश हुई, लैंडस्लाइड्स हुई और पूरा सिस्टम डिसरप्ट हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस बारे में सवाल रेज किया है कि हमें इस बात को फोकस करना होगा कि हिमालयन रीजन की कैरिंग कैपेसिटी क्या है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब यह है कि हिमालयन रीजन कितनी पॉपुलेशन को सस्टेन कर सकता है, जहां पर यह पॉपुलेशन उसके नेचुरल एटमॉस्फेयर को हिंडर या हर्ट ना करे।
तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमें इंडियन हिमालयन रीजन यानी कि IHR के ऊपर उसकी कैरिंग कैपेसिटी को जज करना चाहिए और यूनियन गवर्नमेंट को वे फॉरवर्ड बताना चाहिए कि हम क्या करें कि इंडिया की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो ठीक ठाक रहे। स्पेसिफिकली हिमालयन रीजन की, हिमालयन रीजन में ये सारे राज्य आ जाते हैं, यूटीज आ जाते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, ये सारे आ जाते हैं हिमालयन रीजन के पार्ट के तौर पे। नाउ यूनियन गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया हुआ था, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, इंडियन हिमालयन क्लाइमेट अडॉप्शन प्रोग्राम और सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट। 2020 में कैरिंग कैपेसिटी इन IHR की गाइडलाइंस इशू की गई थी। हम ये देख रहे थे कि आखिर क्या कैपेसिटी है हिमालयन रीजन की, उसे कैसे हैंडल किया जाए। यहाँ पर कुछ चैलेंजेस ऑफ कोर्स हैं, जैसे कि कैरिंग कैपेसिटी कम है लेकिन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जो रिकमेंडेशंस हैं वो फ्लॉड है, उनको सही तरीके से एसेस नहीं किया गया है, और जो करंट अप्रोच है उसकी मदद से तो हम हिमालयन स्टेट्स को एक सस्टेनेबल पॉपुलेशन के लेवल पे लेके नहीं जा पाएंगे। तो ये चैलेंजेस और कंसर्न ऑफ कोर्स यहाँ पे हैं। हमारा अगला आर्टिकल क्रूड ऑयल इंपोर्ट के बारे में है, जो बढ़ के 87.8% हो गया है। इंडिया अपनी एनर्जी नीड्स के लिए ज़्यादातर अपने ऑयल को इंपोर्ट करता है। पहले हम जो भी एनर्जी यूज़ करते थे उसका 86.5% इंपोर्ट करते थे और अभी बढ़ के 87.8% हो गया है। ये कंसर्निंग है, क्योंकि अगर हम किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो उससे हमारी इकॉनमी फ्रेजाइल हो जाती है। इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट है वो सितंबर और अप्रैल के बीच का जो क्वार्टर है उसमें 116.2 मिलियन टन रहा। ये पिछले साल की तुलना में थोड़ा ज़्यादा है। एक्सपोर्ट हमारा डिक्लाइन हुआ है। जो डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है वो भी लगभग इंटैक्ट रहा 14.7 मिलियन टन के ऊपर। सेल्फ सफिशिएंसी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की है वो केवल 12.2% है और ये पिछले साल की तुलना में 13% कम है। मतलब हमारी जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ रही है और हमें चिंता करनी चाहिए और इसे कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर 2021 का एक क्वेश्चन है, अगर करेंसी को डीवैल्यू किया जाए तो क्या इंपैक्ट होता है। इससे डोमेस्टिक एक्सपोर्ट की जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो इंप्रूव हो जाती है। इससे जो फॉरेन वैल्यू है डोमेस्टिक करेंसी की वो इंक्रीज हो जाती है। इससे ट्रेड बैलेंस इंप्रूव होता है। ये बताइए जवाब इवैल्यूएशन करके। बहुत मुश्किल सवाल तो नहीं है, होप आप बता लोगे। अगला क्वेश्चन ये है कि जो एडेनोवायरस है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम है, जबकि रेट्रोवायरस एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम है। दूसरा ये है कि कॉमन कोल्ड कई बार एडेनोवायरस से होता है जबकि एड्स रेट्रोवायरस से होता है। आपको दोनों ही सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं। जो लास्ट सेशन में मैंने आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगा, जिसका लिंक आपको एक कमेंट पिन किया जाता है उसी में दिया है। दोहराता हूं, मेरे नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसे पिन कर दिया जाता है, जो एक कमेंट बॉक्स पिन किया जाता है उसी में उसका लिंक मिलेगा। उसको क्लिक करना और चले जाना किसके ऊपर, टेलीग्राम चैनल के ऊपर। वहां से आपको मिल जाएगी PDF, क्वेश्चंस के आंसर जो मैं पूछता हूं और बाकी की चीजें। तो चलिए इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं विद द होप कि आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है और आज आप इस फेस्टिवल को भी अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।